जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल ने प्रतिनिधि शासन प्रणाली के बारे में क्या बताया? प्रतिनिधि शासन प्रणाली के बारे में क्या बताया? जॉन स्टुअर्ट मिल ने प्रतिनिधि शासन प्रणाली के बारे में क्या विचार दिए? अपने सिलेबस में जॉन स्टुअर्ट मिल के 3 ही विचारधारे या 3 ही राजनीतिक विचार, ये अपने टॉपिक है। कौन कौन से? एक तो है स्वतंत्रता। जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता के बारे में क्या विचार दिए? एक है बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत में संशोधन। जॉन स्टुअर्ट मिल के जो अपना सिलेबस है उसमें एक तो स्वतंत्रता, एक है बेंथम ने जो उपयोगितावादी सिद्धांत दिया उसमें किस प्रकार संशोधन या सुधार करता है। और एक पॉइंट है प्रतिनिधित्व प्रणाली। स्वतंत्रता और बेंथम के उपयोगितावादी संशोधन में हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रतिनिधित्व शासन प्रणाली। बेंथम ने प्रतिनिधित्व शासन प्रणाली के बारे में क्या विचार दिया? तो बेंथम कहता है कि बेंथम प्रतिनिधि शासन प्रणाली के बारे में क्या कहता है? इसमें सबसे पहले हम देखें कि शासन प्रणाली कौन सी सही रहती है। कौन सी सही रहती है? शासन प्रणाली कौन सी सही रहती है या सर्वश्रेष्ठ? तो जॉन स्टुअर्ट मिल कहता है कि शासन प्रणाली कोई भी हो। जॉन स्टुअर्ट मिल क्या कहता है कि शासन प्रणाली चाहे कोई सी भी हो, क्या शासन प्रणाली चाहे कोई सी भी हो, सर्वश्रेष्ठ उसी को माना जाएगा जिसमें नागरिकों, जो जनता है या नागरिक है, उनको क्या राजनीतिक शिक्षा प्रदान करे। क्या करे? राजनीतिक शिक्षा प्रदान करे। शासन प्रणाली, अरस्तु ने 6 प्रकार की शासन प्रणाली बताई है। तो उन 6 प्रकार की शासन प्रणाली में कौन सी महत्वपूर्ण है? तो कहता है जॉन स्टुअर्ट मिल कहता है ऐसी शासन प्रणाली होनी चाहिए जो क्या करे? जो नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करे। क्या प्रदान करे? राजनीतिक शिक्षा प्रदान करे। क्या कहता है? सभी को ज्ञान नागरिकों के अधिकार व कर्तव्य कराए। सभी को यह कराए कि नागरिकों के अधिकार क्या है और उसके कर्तव्य क्या है। वो शासन प्रणाली ज्यादा महत्वपूर्ण है। जनता के गुणों और बुद्धि का विकास करें और क्या करें? शासन के जो मूल्य हैं उनको कार्यों के आधार पर मापा जाए। शासन किस आधार पे कार्य करते हैं उसके आधार पे मापा जाए। ऐसा नहीं कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसको शासन बना दिया जाए, उसको मंत्री बना दिया जाए। उसको जो शासक कार्य करता है उसी कार्य के आधार पर उसको अगले साल चुनाव में लाया जाए। उसके अलावा कहता है कि मनुष्य पर प्रभाव डालता है, जो शासन है, जो शासन होता है, जो राजा होता है, मंत्री होता है, वो अगर मनुष्य के ऊपर, जनता के ऊपर अपना प्रभाव डालता है उसी को वापस से चुना जाना चाहिए। मनुष्य के जो मानसिक व नैतिक गुण होते हैं उनके साथ क्या चाहिए? उनको चरित्र का भी विकास हो और बौद्धिक विकास भी हो, इसका प्रयास करना चाहिए। ऐसी प्रणाली को सर्वश्रेष्ठ माना जाना चाहिए। अगर जनता के कल्याण के लिए वो शासक काम नहीं करे तो वो शासन प्रणाली अच्छी नहीं है, चाहे वो लोकतंत्र ही हो। तो क्या कहते हैं? शासन प्रणाली चाहे कैसी भी हो, अगर वो जनता के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, नागरिकों के जो शिक्षा दिलाते हैं राजनीति उसके लिए कार्य करते हैं, नागरिकों को अधिकार व कर्तव्य के लिए कार्य करते हैं, नागरिकों के चरित्र व बौद्धिक विकास कराए उसके लिए कार्य करते हैं, वो शासन प्रणाली सर्वश्रेष्ठ। क्या वो शासन प्रणाली सर्वश्रेष्ठ है? अगर शासन प्रणाली प्रशासन की जिम्मेदारी पर ही ध्यान दे, जनता पर ध्यान नहीं दे तो इसका कोई महत्व नहीं है। तो कहता है कि जो सभी शासन प्रणाली है उसका निर्माण व संचालन किसके द्वारा होता है? व्यक्तियों या जनता द्वारा ही होता है। जितनी भी शासन प्रणाली है
और उसका निर्माण है किसके द्वारा होता है? निर्माण व संचालन जनता के द्वारा होता है। जो आम जनता है उस देश की जनता के द्वारा ही होता है। इनकी सफलता, इस शासन प्रणाली की सफलता उन व्यक्तियों की योग्यता और भावनाओं पर निर्भर करती है जो इन्हें क्रियान्वित करें। ये इनकी सफलता, जो शासन प्रणाली है, इनकी सफलता किन पे? उन व्यक्तियों की योग्यता और किस पे? भावनाओं पर निर्भर करती है जो इन्हें क्रियान्वित करें। हर एक समाज के विभिन्न प्रकार की शासन प्रणाली होती है। हमें केवल एक ही शासन प्रणाली को अच्छा नहीं कह सकते हैं। अलग अलग समाज में अलग अलग शासन प्रणाली है। हम केवल एक समाज को अच्छा नहीं कह सकते हैं। तो ये शासन प्रणाली। अब ये जो प्रतिनिधि शासन प्रणाली है, इसमें क्या है? इस हिसाब से जे.एस. मिल अपने विचार देता है। जो प्रतिनिधि शासन प्रणाली है, इसमें जे.एस. मिल इस हिसाब से अपने विचार देता है। तो इसका भी हम अध्ययन कर लेते हैं। क्या कहता है? जॉन स्टुअर्ट मिल कहता है कि जो सभी नागरिक हैं वो प्रत्यक्ष रूप से क्या करें? शासक के कार्यों में भाग लें। जितने भी जनता है, नागरिक है, वो क्या करें? वो प्रत्यक्ष रूप से क्या करें? प्रत्यक्ष रूप से जो शासन के कार्य होते हैं उसमें भाग लेना चाहिए। सार्वजनिक पद ग्रहण करें। जितने भी सार्वजनिक पद है, अगर उनको दिया जाए तो जनता को सार्वजनिक पद ग्रहण करना चाहिए और सार्वजनिक इसमें जो शासन में है इसमें भाग लेकर अपना कर्तव्य पूरे करें। लेकिन आज जो जनसंख्या, आज उन देशों में जो जनसंख्या ज़्यादा है, क्या आज जिन देशों में जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। जैसे भारत, चीन, इन देशों में जनसंख्या ज़्यादा है तो यहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। इसीलिए ये जॉन स्टुअर्ट मिल किसका समर्थन करता है? अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि शासन प्रणाली का समर्थन करता है। अब जो शासन का स्वरूप है वो मनुष्य द्वारा ही निर्धारित होना चाहिए। जो शासन है उसका स्वरूप किसके? मनुष्य के द्वारा ही निर्धारित होना चाहिए। इसे मनुष्य क्या बना सकता है? मनुष्य इसे अच्छा भी बना सकता है, बुरा भी बना सकता है। जो शासन प्रणाली है चाहे कोई सी भी है, अगर मनुष्य यहाँ पे कार्य करेगा तो मनुष्य अपने हिसाब से कार्य करेगा। अगर मनुष्य को किताबें पढ़ना है तो मनुष्य उधर जाएगा। अगर मनुष्य को बुरी संगति में पढ़ना है तो मनुष्य बुरी संगति में जाएगा। तो जॉन स्टुअर्ट मिल कहता है अगर मनुष्य अच्छा होगा, क्या होगा? अगर मनुष्य अच्छा होगा तो ये शासन प्रणाली को क्या करेगा? अच्छा बना देगा। अगर मनुष्य बुरा होगा तो इस शासन प्रणाली को बुरा बना देगा। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव भी है हमेशा गलत चीज़ों की ओर ध्यान देना, हमेशा अच्छी चीज़ों की ध्यान नहीं देके गलत चीज़ों की ओर ध्यान देना। तो कहता है मनुष्य अगर पूरा चाहेगा तो शासन प्रणाली कितनी भी अच्छी हो, इसको क्या कर सकता है? इस शासन प्रणाली को वो पूरा बना सकता है, गलत बना सकता है। तो ये मनुष्य के ऊपर ही निर्भर करता है शासन प्रणाली को कैसा बनाया जाए, अच्छा बनाया जाए या बुरा बनाया जाए। इसके बाद में कहता है कि जो राज्य का शासन होता है वो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाना चाहिए। क्या? जो राज्य का शासन होता है वो क्या होना चाहिए? जनता द्वारा निर्धारित प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाना चाहिए। अब इसमें जो प्रतिनिधि शासन प्रणाली है इसमें कुछ शर्तें रखता है, 3 शर्तें रखता है। उसके अलावा भी कुछ शर्तें रखता है। जो प्रतिनिधि शासन प्रणाली है इसकी क्या 3 शर्तें रखता है। अब इस 3 शर्तें कौन कौन सी है? ये 3 शर्तें रखता है। ये 3 शर्तें कौन कौन सी है? तो इसके बारे में भी हम अध्ययन कर लेते हैं। क्या इसकी 3 शर्तें कौन कौन सी है? ये क्या करता है जॉन स्टुअर्ट मिल 3 शर्तों में पहली शर्त ये बताता है जनता के लिए ऐसी सरकार का निर्माण करना जो सरकार को स्वीकार करे। क्या? जनता के लिए ऐसी सरकार का निर्माण करना क्या जो सरकार को स्वीकार करे और हो सके तो ऐसी जनता जो अस्वीकार करने वाली हो उसका क्या हो? उसकी स्थापना नहीं होनी चाहिए। सरकार की स्थापना होनी चाहिए ताकि क्या हो? इसकी परेशानी नहीं हो। क्या कहता है? कहता है कि जनता के लिए ऐसी सरकार का निर्माण करना। किसके लिए? जनता के लिए ऐसी सरकार का निर्माण करना। पहली शर्त में ये बताता है जॉन स्टुअर्ट मिल जनता के लिए ऐसी सरकार का निर्माण करना जो क्या हो? जनता इस सरकार को क्या कर सके? स्वीकार कर सके।
इस जनता को स्वीकार कर सके, ऐसी सरकार का निर्माण करना। अगर जनता, मान लो सरकार चुन ली, जनता उसको पसंद नहीं करती है तो वो जनता का विकास नहीं कर सकती। तो पहली शर्त में ये लगता है कि जनता ऐसी सरकार का निर्माण करे जो जनता की पसंद से हो। क्या हो? जनता की पसंद से बनी हो, जनता की पसंद से बनी हो। अगर जनता की पसंद से नहीं बनी हो, अगर ये सरकार जनता की पसंद से नहीं बनी हो तो क्या होगा? उसमें क्या होगा? उस सरकार में जो कार्य करेगी उसमें इस सरकार को क्या होगी? परेशानी होगी। क्या होगी? इस सरकार को कार्य करने में क्या होगी? परेशानी होगी। तो तीन शर्तें क्या रखता है इस शासन प्रणाली के जॉन स्टुअर्ट मिल? तीन शर्तें क्या रखता है? पहली शर्त यह है कि जनता क्या करे? जनता के लिए ऐसी सरकार का निर्माण करे जो क्या करे? जनता उसको स्वीकार करे या जनता उसको इस सरकार को पसंद करे। अगर जनता इस सरकार को पसंद नहीं करती है तो सरकार ठीक ढंग से कार्य नहीं कर सकती है, सरकार के लिए ये परेशानी बन सकती है। और क्या कहता है कि ऐसी सरकार की स्थापना में जो कुछ भी करना पड़े, अगर ऐसी सरकार की स्थापना में जो कुछ भी करना पड़े वो सब करने के लिए तैयार हो, योग्य हो या सही हो। अगर ऐसी सरकार जो जनता की पसंद से हो तो क्या करना पड़े? सरकार का निर्माण कर देना चाहिए। इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। क्या करना पड़े? कुछ भी करना पड़े। क्या कहता है कि सरकार के लिए अगर जनता उसको पसंद करती है तो क्या कहते हैं? सरकार को कुछ भी करना पड़े, ऐसी सरकार का निर्माण कर देना चाहिए। दो शर्तें होगी। तीसरी शर्तें में क्या बताता है? सरकार का उद्देश्य को पूरा करने के लिए ऐसे लोगों को जो कुछ सरकार का क्या करे, मन करे या चाहे तो जनता के कार्य के लिए तत्पर रहे या योग्य रहे, और साथ साथ जो भी आवश्यक शर्तें हैं उन्हें पूरा करने के लिए क्या, अगर सरकार का क्या है, ये उद्देश्य होना चाहिए कि जिस वजह से ये सरकार बनी है उसको क्या करें, उसके कार्य को, जनता के कार्य क्या करें, जनता के कार्य को पूरा करें। क्या करें? जो जनता के कार्य है उसको पूरा करें। तो जॉन स्टुअर्ट मिल प्रतिनिधि शासन प्रणाली के 3 शर्तें बताता है। तो पहली शर्त कौन सी है? जनता, क्या जनता ऐसी सरकार का निर्माण करे जो जनता को पसंद हो, लेकिन अगर पसंद नहीं हो तो वो सरकार कार्य नहीं कर सकती। दूसरी क्या, सरकार ऐसी सरकार अगर निर्माण हो जाए तो सरकार चाहे कुछ भी करना पड़े, सरकार को इस ऐसी सरकार का निर्माण कर देना चाहिए। तीसरा उद्देश्य या तीसरी शर्त यह है कि सरकार के जो उद्देश्य हैं वो पूरा हो जाना चाहिए जो सरकार ने जनता के लिए किए हैं, जो सरकार ने जनता के लिए वादे किए हैं। इसके अलावा भी क्या, इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उनका भी हम ध्यान रख लेते हैं। कौन कौन सी महत्वपूर्ण बिंदु है? तो शासन प्रणाली में ये जो जॉन स्टुअर्ट मिल है ये काफी अच्छी बातें बताता है जो आपको ध्यान में होनी चाहिए। इसके अलावा कहता है कि अगर संपूर्ण या उसकी संख्या की जनता या तो पूरी जनता किसी सरकार को चुने या ज्यादातर जनता किसी सरकार को चुने तो उसको क्या, उसके कार्य को सरकार पहले करना चाहिए, उसके कार्य को सरकार पहले करना चाहिए। अगर सरकार ऐसे किसी जनता का कार्य नहीं करती है तो कभी भी जनता उसको क्या कर सकती है, उसको हटा सकती है। क्या कर सकती है? जनता उसको कभी भी हटा सकती है। तो ध्यान रखना, जहाँ पे अगर ज़्यादा व्यक्ति में या जनता में एकता हो गई तो क्या हो जाएगा, शासन या सरकार कभी भी उकड़ सकती है। इसके अलावा बहुत बड़े जनता अगर सबसे ज़्यादा वहाँ से चुन के जाती है, जैसे अभी हाल ही में दिनों में किसान दिल्ली के आसपास इलाकों में बैठी है कि जो 3 कानून बने उसको हटा दो। अगर सरकार किसानों की भी नहीं सुने तो ऐसी सरकार को कोई मतलब नहीं है, चाहे भारत में नरेंद्र मोदी आ जाए, चाहे श्री राम भगवान आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए। अगर ऐसी सरकार जो किसानों की नहीं सुने
तो ऐसी सरकार किसी काम की नहीं है, क्योंकि किसान ही इस देश के क्या होते हैं, अन्नदाता होते हैं। अगर अन्नदाता की नहीं सुने तो क्या है, ये 3 कानून इतने महत्वपूर्ण क्या है, इसको हटा दो, जनता या किसानों की सुन लो। 2 महीने से वो सर्दियों में वहाँ पे दिल्ली में बैठे हुए हैं। और क्या कहता है कि जॉन स्टुअर्ट मिल अगर समय समय पर चुने गए प्रतिनिधि द्वारा अगर लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है तो ऐसी सरकार पे भी कोई महत्व नहीं है। जो अंतिम शक्ति होती है, क्या जो अंतिम शक्ति होती है वो कैसी होनी चाहिए, अंतिम शक्ति वो किसके पास होनी चाहिए, अंतिम शक्ति ये संविधान को देता है। किसको देता है, संविधान को। अंतिम शक्ति किसको देता है, संविधान को देता है। और अगर लिखित संविधान हो, क्या कहता है कि अगर लिखित संविधान हो तो अंतिम शक्ति ये किसको देता है, जनता को देता है। अंतिम शक्ति ये संविधान को देता है। ये क्या है, ये अलिखित संविधान है। जहाँ पे अलिखित संविधान है, जैसे इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में, यहाँ पे क्या अलिखित संविधान है। जहाँ पे अलिखित संविधान है वहाँ पे अंतिम शक्ति संविधान के पास होनी चाहिए। लेकिन जहाँ लिखित संविधान है, जनता द्वारा या संविधान सभा द्वारा उस देश का संविधान लिखा गया है, तो उसकी अंतिम शक्ति जनता में होनी चाहिए। तो ये भी उस समय ये जॉन स्टुअर्ट मिल ने ये बातें बता दी थी। और राज्य की जो सक्रिय राजनीति है उसका क्या होना चाहिए, नैतिकता व स्वस्थ परंपराएं होनी चाहिए। जो राज्य के कार्य है, सरकार के जो कार्य है उनका बंटवारा होना चाहिए। क्या जो सरकार के अंग है, सरकार के अंग, इनके कार्यों का क्या होना चाहिए, इनके कार्यों का बंटवारा होना चाहिए। इनके कार्यों का बंटवारा होना चाहिए। जैसे कार्यपालिका के अलग, विधायिका के अलग, न्यायपालिका के अलग, इन तीनों के कार्य अलग अलग होने चाहिए। ये तीनों आपस में जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार ये प्रत्यक्ष क्या करता है, प्रत्यक्ष शक्तिमंतकरण का नियम का पालन करता है, ये कार्य के बंटवारे के हिसाब से। उसके बाद में ये आनुपातिक प्रतिनिधि सिद्धांत का भी समर्थन करता है। किसका, आनुपातिक प्रतिनिधि सिद्धांत का समर्थन करता है। ये सार्वजनिक मताधिकार, क्या सार्वजनिक मताधिकार का भी ये जॉन स्टुअर्ट मिल समर्थन करता है। सार्वजनिक मताधिकार, इसके अलावा ये आनुपातिक जो प्रतिनिधित्व है इसका भी समर्थन ये जॉन स्टुअर्ट मिल करता है। जो क्या कहता है कि हमें जो न्यायपालिका है उसको क्या रखना चाहिए, उसे स्वतंत्र रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए, न्यायपालिका को हमें स्वतंत्र रखना चाहिए। जो न्यायपालिका है उसे क्या रखना चाहिए, उसे स्वतंत्र रखना चाहिए। और क्या कहता है, ये जो अल्पसंख्यक होते हैं, अल्पसंख्यक होते हैं, जैसे भारत में कौन हो गए, भारत में मुस्लिम संप्रदाय, जैन, बौद्ध, ये क्या हो गए, अल्पसंख्यक हो गए। तो इनकी भी क्या करनी चाहिए, इनकी भी रक्षा करनी चाहिए। जैसे भारत में अल्पसंख्यक कौन हो गए, भारत में अल्पसंख्यक हो गए मुस्लिम। लेकिन अगर राज्यों की बात करें तो जम्मू कश्मीर में और पंजाब में अल्पसंख्यक कौन है, हिंदू है। हिंदू पंजाब में भी कम है और जम्मू कश्मीर में भी कम है। तो राज्यों के हिसाब से बांटे तो अल्पसंख्यक, तो इनकी रक्षा भी हमें करनी चाहिए। तो ये सभी चीज़ों को अपन को ध्यान में रखनी है। इसने कौन कौन सी शर्तें बताई जो हमें ये इसका अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद में अब इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक ये कैसी कैसी बातें करता है कि इसमें हम क्या क्या अध्ययन करेंगे। तो ये प्रतिनिधि शासन प्रणाली वर्तमान समय से क्या करी है, जुड़ी हुई है। जो प्रतिनिधि शासन प्रणाली है ये क्या करी है, वर्तमान समय से जुड़ी हुई है। अब प्रतिनिधि शासन प्रणाली के कार्य, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने प्रतिनिधित्व शासन प्रणाली या सरकार के क्या कार्य बताए, क्या प्रतिनिधित्व सरकार के क्या कार्य बताए। इसने जो शासन प्रणाली या सरकार है इसके क्या कार्य बताए।
तो ये भी अपन को ध्यान में होना चाहिए कि इसने कौन कौन से कार्य बताए। इसने कहता है कि व्यक्तियों के विकास के लिए इसको सरकार को सही वातावरण प्रदान करना चाहिए। क्या? व्यक्ति के विकास के लिए सरकार को सही वातावरण प्रदान करना चाहिए। व्यक्ति के विकास के लिए इस जो प्रतिनिधि शासन है इसको सही वातावरण प्रदान करना चाहिए। स्वच्छ और सही वातावरण प्रदान करना चाहिए। इसके अलावा जो प्रतिनिधि सरकार होती है इसको ऐसे कानून बनाना चाहिए जिससे क्या हो, जिससे व्यक्तियों का ज़्यादा से ज़्यादा चरित्र विकास हो। ऐसे कानून बनाना चाहिए क्या हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा चारित्रिक विकास हो। क्या हो, जिससे जनता का ज़्यादा से ज़्यादा चारित्रिक विकास हो। और हो सके तो राज्य को क्या करना चाहिए, कम से कम कानून बनाना चाहिए। जब आवश्यक हो तभी कानून बनाए और कम से कम राज्य को क्या करना चाहिए, कानून बनाना चाहिए। कम से कम कानून बनाना चाहिए राज्य को, आवश्यक हो तभी कानून बनाना चाहिए। इससे क्या होता है, अगर राज्य ज़्यादा कानून बनाएगा तो क्या होगा, इसमें व्यक्ति का क्या होगा, व्यक्ति पर प्रतिबंध लगेगा। क्या लगेगा, व्यक्ति पर प्रतिबंध लगेगा। व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसका हनन होगा। अधिक जो कानून होता है उससे क्या करता है, ये नागरिकों की जो पर्सनल जीवन है, व्यक्तिगत जीवन है, उसमें क्या करता है, उसमें टांग अड़ाता है। अगर राज्य ने अधिक कानून बना दिया तो ये क्या होता है, जो क्या व्यक्ति के जो पर्सनल जीवन है उसमें क्या ये टांग अड़ाता है, पर्सनल जीवन में ये टांग अड़ाता है। उसके बाद में क्या होता है, जीवन का अधिकांश भाग होता है ना, वो सरकार के नियमों से मुक्त होना चाहिए। जो व्यक्ति होता है उसका जीवन का अधिकांश भाग क्या होना चाहिए, वो सरकार से मुक्त होना चाहिए। व्यक्ति का अधिकांश भाग सरकार से मुक्त होना चाहिए। जो मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ आपकी 1 वीक सीरीज में ये चीज़ें नहीं मिलेगी। जो मैं आपको ये प्रतिनिधि शासन प्रणाली पढ़ा रहा हूँ आपकी 1 वीक सीरीज में और पासबुक में भी ये चीज़ें नहीं मिलेगी। अगर आप 1 वीक सीरीज या पासबुक से जॉन स्टुअर्ट मिल की शासन प्रणाली के बारे में अध्ययन करोगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो ये प्रतिनिधि सरकार के बारे में क्या है, तो इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो क्या है, ये क्या कहता है कि व्यक्ति को विकास के लिए क्या करना चाहिए, इस सरकार को सही वातावरण प्रदान करना चाहिए और क्या करना चाहिए, ऐसे कानून बनाना चाहिए जिससे व्यक्ति का चारित्रिक विकास हो सके। राज्य को जितना हो सके उससे कम कानून बनाना चाहिए। अगर आवश्यक हो तभी कानून बनाना चाहिए। अगर ज़्यादा कानून बनेगा उससे क्या होगा, उससे व्यक्ति के जो पर्सनल जीवन है, व्यक्तिगत जीवन है, वहाँ पे ये टांग अड़ाता है। सरकार इनसे क्या होना चाहिए, सरकार से मुक्त होनी चाहिए। सरकार के नियमों से जनता क्या होनी चाहिए, मुक्त होनी चाहिए। अब जो कानून निर्माण है वो कौन करना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि कानून निर्माण जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार कानून निर्माण किसको बताया गया, कानून निर्माण किसको बताया गया। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने जो कानून निर्माण है वो बताया गया है विधायिका को। किसको बताया उसने, विधायिका को कानून निर्माण के बारे में बताया। जॉन स्टुअर्ट मिल ने जो विधायिका बताई उसको कहा कि आप कानून का निर्माण करो। सरकार को नहीं कहा या प्रधानमंत्री को कहा, किसको कहा, जो विधायिका सभा होती है उसको कहा। जॉन स्टुअर्ट मिल ने कानून निर्माण का कार्य किसको देता है, विधायिका सभा को देता है। कहता है कि कानून निर्माण विधायिका सभा द्वारा किया जाना चाहिए। किसके द्वारा, विधायिका सभा द्वारा कानून निर्माण किया जाना चाहिए। अब जो ये प्रतिनिधि सभा है, कौन सी प्रतिनिधि सभा है, ये क्या है, प्रतिनिधि सभा के कौन कौन से कार्य बताए, क्या प्रतिनिधि सभा के कौन कौन से कार्य बताए। जो जॉन स्टुअर्ट मिल ने प्रतिनिधि सभा के कौन कौन से कार्य बताता है, तो ये भी अपन को ध्यान में होना चाहिए। तो क्या है, ये क्या करता है, ये सरकार पर पूर्ण नियंत्रण करता है। क्या करता है, सरकार पे पूर्ण नियंत्रण करता है। क्या करता है, ये सरकार पे पूर्ण नियंत्रण करता है। उसके अलावा
जो सरकार के कार्य हैं उसके भी उस पर भी ये प्रकाश डालता है। सरकार ने कार्य कैसे किए, अच्छे किए या बुरे किए, इसके ऊपर भी ये प्रभाव डालता है। उसके अलावा जो सरकार ने जो गलत कार्य किए हैं उसकी भी समीक्षा करता है कि सरकार ने गलत कार्य क्यों किए हैं। अगर गलत कार्य किए हैं तो उसको क्या करना चाहिए, उसको हटा के उसके जो उत्तराधिकारी है उसको नियुक्त कर देना चाहिए। सरकार के जो बुरे कार्य हैं उनकी भी ये निंदा करता है और इस प्रकार ये क्या करता है, संसद में जनता व इसके जो वर्ग है इनकी शिकायतों पर क्या करता है, वाद विवाद व विमर्श करता है। क्या करता है, संसद में क्या करता है, ये संसद में जनता व इसके वर्ग, जनता या जनता कह दो या जनता ने जिसको चुन के भेजा है, संसद में क्या, या तो जनता या जनता ने जिन लोगों को चुन के संसद में भेजा है इनके वर्ग, कौन से, इनके वर्ग या प्रतिनिधि, इनकी जो शिकायत होती है, जनता की जो शिकायत होती है वो क्या करता है, इस पे विचार विमर्श करता है। क्या करता है, विचार विमर्श करता है। जो सरकार होती है, संसद में जनता या वर्ग इनकी जो शिकायतें होती है इसमें क्या करता है, विचार विमर्श करता है। क्या करता है, विचार विमर्श करता है। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम अगर प्रतिनिधि जो जॉन स्टुअर्ट मिल की जो प्रतिनिधि है इसकी आलोचना पढ़ेंगे तो इसमें ये आएगा कि विचार विमर्श। ये ज्यादा ध्यान किस पे देता है, ये ज्यादा ध्यान इसके विचार विमर्श पर देता है। किसके, इसके विचार विमर्श पर ये ज्यादा ध्यान देता है। तो इसके बारे में अपन को जानकारी होनी चाहिए। संसद में जनता का क्या, केवल विचार विमर्श पे ज्यादा ध्यान देता है। तो इसकी भी कुछ आगे हम पढ़ेंगे, इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण इसको क्यों माना है, इसने इसको ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना। इसके बाद में जो प्रधानमंत्री होते हैं और मंत्री होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति ये संसद द्वारा कराता है। क्या, जो प्रधानमंत्री और इन मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री और उनके मंत्री होते हैं, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा कराता है, ये संसद द्वारा कराता है। प्रधानमंत्री व इनके मंत्री की नियुक्ति ये किसके द्वारा कराता है, ये संसद द्वारा कराता है। प्रधानमंत्री और इनके मंत्री की नियुक्ति ये संसद द्वारा कराता है। लेकिन यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात और बताता है जॉन स्टुअर्ट मिल, जो वर्तमान समय से संबंधित है। क्या कहता है कि प्रधानमंत्री और मंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा हो, संसद के द्वारा हो। लेकिन जो स्थायी कर्मचारी है, कौन से, जो स्थायी कर्मचारी है, स्थायी कर्मचारी है, क्या, जैसे स्थायी कर्मचारी है इसमें कौन से आएंगे, नौकरशाही, कौन से आएंगे, नौकरशाही या कह दो सचिव। ये क्या करते हैं, इनके ऊपर किसका, इनके ऊपर प्रभाव किसका होना चाहिए, किसके अधीन कार्य करना चाहिए, तो ये प्रधानमंत्री और मंत्रियों के अधीन कार्य करने चाहिए। तो इस प्रकार ये लोकतंत्र व शासक के कुशलता के मध्य क्या करता है, जो लोकतंत्र है उसमें क्या करता है, लोकतंत्र व शासक की कुशलता के मध्य, शासक की कुशलता के मध्य क्या करता है, ये समन्वय करता है। क्योंकि लोकतंत्र तो जनता द्वारा चुन के जाते हैं और शासक कुशलता, शासन जो कार्य करता है वो स्थायी कर्मचारी द्वारा ही किया जाता है, नौकरशाही इनके द्वारा ही किया जाता है। तो इनके मध्य एक समन्वय करता है। क्या करता है, इनके मध्य ये समन्वय करता है। ये तो था प्रतिनिधि शासन प्रणाली के कार्य, जो आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। इन छोटी छोटी बातों को आप याद रखना है। एग्जाम में छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं और बड़े क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अब इसके बाद में जॉन स्टुअर्ट मिल ने चुनाव के बारे में क्या बताया, किसके बारे में, चुनाव या निर्वाचन, चुनाव या
निर्वाचन के बारे में क्या बताएं? उससे पहले बेंथम के जितने भी कार्य थे उसमें संशोधन करता है। तो बेंथम ने कहा था कि चुनाव प्रतिवर्ष होने चाहिए। क्या कहा था? बेंथम ने कहा था कि चुनाव प्रतिवर्ष होने चाहिए, जबकि जॉन स्टुअर्ट मिल कहता है इस बात का खंडन है कि चुनाव प्रतिवर्ष नहीं होने चाहिए, चुनाव प्रतिवर्ष नहीं होने चाहिए। इसके बाद में जो प्रतिनिधि शासन होता है उसका निर्माण इसके द्वारा ही, चुनाव के द्वारा या निर्वाचन के द्वारा ही होना चाहिए, ना कि वंशागत होना चाहिए। जनता का बेटा राजा का बेटा राजा, ऐसा नहीं, जनता द्वारा ही चुन के जाना चाहिए। अब इसमें क्या क्या रखता है? इसमें रखता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को, इसमें ये रखता है। किसमें रखता है? इसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को इसमें ये रखता है। तो इसमें क्या क्या बातें बताता है वो भी अपन को ध्यान में होनी चाहिए। ये जो चुनाव है इसको किस आधार पे बांटता है? इस चुनाव को वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पे ये बांटता है। किस आधार पे? आनुपातिक। इन चुनावों को वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पे बांटता है। इसके लिए क्या करता है? इसके लिए वो एक औसत निकालता है कि कितने व्यक्ति एक साथ चुने जाएंगे। इनके लिए औसत निकालता है। कैसे निकालता है? कि कुल मतदाता क्या कहते हैं? जो औसत निकालता है वो किस हिसाब से निकालता है? कुल मतदाता अपॉन प्रतिनिधि संख्या। कुल मतदाता अपॉन प्रतिनिधि संख्या, इस हिसाब से कहता है कि हम इनका औसत निकाल सकते हैं। तो ये भी चीजें अपन को ध्यान में होनी चाहिए। इसमें अपने चुनाव किस आधार पे होना चाहिए? उसने कहा कि आनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर होना चाहिए। इनका औसत निकाल देना चाहिए, जिसमें कुल मतदाता हो प्रतिनिधियों की संख्या। इससे क्या होगा? इनकी औसत निकाली जा सकती है। अब इसके बाद में और क्या क्या विचार देता है? और क्या कहता है? मिल कहता है कि जो मत का अधिकार है वो सभी को नहीं होना चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जॉन स्टुअर्ट मिल काफ़ी गलतियाँ करता है, उसका भी ध्यान रखना है। लेकिन इसने जो चुनाव के जो बताए वो तरीका उस समय के लिए ज़्यादा बढ़िया था। किसके लिए? उस समय के लिए ये ज़्यादा बढ़िया था। मत का अधिकार ये किस किस को देता है? ये भी ध्यान रखना है। जो वोट देने का अधिकार है वो कहता है कि सभी व्यक्तियों को नहीं होना चाहिए। क्या? वोट देने का अधिकार सभी व्यक्तियों को नहीं होना चाहिए। अब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये वर्तमान समय के लिए घातक है। जो वोट देने का अधिकार ये सबको नहीं देता है। क्या नहीं देता है? सभी को नहीं देता है। ये वोट देने का अधिकार सभी को नहीं देता है। जिसमें खासकर किसको नहीं देता है? जिसमें खासकर रहता है वो अनपढ़ और मूर्ख व्यक्ति। कहता है कि जो अनपढ़ व्यक्ति है और मूर्ख व्यक्ति है, इनको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अब मान लो अनपढ़ व्यक्ति ही वोट नहीं दे सकते, लेकिन अपने भारत में क्या सबसे ज्यादा अनपढ़ नेता ही संसद में पहुंच जाते हैं, तो जनता की कहाँ जरूरत है? तो अनपढ़ व्यक्ति को ये वोट नहीं देते हैं। कहते हैं अनपढ़ व्यक्ति और मूर्ख व्यक्ति, इनको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये क्या कहता है? इसके लिए क्या करता है? वोट देने के लिए एक निश्चित शैक्षिक योग्यता में बांट देता है। किसमें बांट देता है? हर व्यक्ति के पास कम से कम ये शिक्षा तो प्राप्त होनी ही चाहिए। क्या वो जॉन स्टुअर्ट मिल क्या कहता है? व्यक्ति को एक शिक्षा, ये शिक्षा तो प्राप्त होनी चाहिए, उसी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। कहता है कि अगर किसी ने 18 साल की उम्र प्राप्त कर ली, क्या अगर किसी ने 18 साल की उम्र प्राप्त कर ली तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो वोट दे सकता है। इसके लिए उसको शिक्षा भी प्राप्त होनी चाहिए। अब शिक्षा में क्या क्या? उसको लिखना, पढ़ना और थोड़ी बहुत गणित। उसको क्या आना चाहिए? उसको लिखना आना चाहिए और पढ़ना आना चाहिए, और क्या आना चाहिए? उसको गणित का भी ज्ञान होना चाहिए। उसको किसका? गणित का भी ज्ञान होना चाहिए।
और क्या कहता है, इसके साथ उसको भूगोल, इतिहास और राजनीति का भी थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। क्या कहता है, भूगोल, भूगोल, इतिहास और किसका, और राजनीति। इन सब्जेक्ट इन विषयों का भी ज्ञान होना चाहिए। अगर व्यक्ति इनमें से किसी के बारे में भी थोड़ा बहुत नहीं जानता है तो उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, मिल ने जो कहा था कितनी इंपॉर्टेंट है। मिल कहता है कि अगर जिसके पास शिक्षा है, शिक्षा में कौन कौन सी, उसको लिखना आना चाहिए, उसको पढ़ना आना चाहिए और उसको थोड़ी बहुत गणित की जानकारी भी होनी चाहिए। इसके साथ उसको भूगोल, इतिहास और राजनीति का भी, इन सब्जेक्टों का भी ज्ञान होना चाहिए। उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए जो ये सब जानते हो, बाकी को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो इसको वर्तमान समय भारत के संदर्भ में देखें तो ये क्या सही नहीं है। अभी भारत के लोगों को ये सब्जेक्ट ही नहीं लेते, कोई भूगोल लेता है तो राजनीति नहीं लेता है, राजनीति लेता है तो इतिहास नहीं लेता है। अभी जो कॉलेज में है, पढ़े लिखे भी हैं तो भी इनको इनके बारे में जानकारी कम ही है। तो भारत के लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है जिसने इतिहास का अध्ययन नहीं किया। इसके बाद में क्या कहता है, ये कहता है कि वोट देने का अधिकार लिंग के आधार में नहीं होना चाहिए। किसके आधार पे, लिंग के आधार पे वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। लिंग के आधार पे नहीं होना चाहिए, लिंग के आधार पे नहीं होना चाहिए। अर्थात स्त्री और पुरुष दोनों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष को वोट देने का अधिकार हो, स्त्री को नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये बेंथम की बात का खंडन करता है, बेंथम की बात का विरोध करता है। बेंथम कहता है कि केवल पुरुषों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। बेंथम कौन कहता है, बेंथम। बेंथम कहता है कि पुरुषों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, स्त्री को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। किसको होना चाहिए, पुरुषों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, स्त्रियों को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। क्यों बेंथम ऐसी बात क्यों करता है, ये भी हमें ध्यान होनी चाहिए। बेंथम ऐसी बात क्यों करता है, बेंथम ऐसी बात क्यों करता है कि स्त्रियों को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए? क्योंकि उस समय इंग्लैंड में उस समय क्या था, उनके जो हस्बैंड उनकी वाइफ को कहते थे कि यहाँ पे वोट देना है तो वही वोट देना। तो ये बेंथम सही कहता था, लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल कहता है कि स्त्री और पुरुषों दोनों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। जैसे वर्तमान समय में भारत में अगर जब भी कभी चुनाव चल रहे होते हैं तो घर में बुजुर्ग आदमी, कोई भी बूढ़ा आदमी या उनके घर में कोई भी मेल पुरुष आदमी कहता है कि भाई इस पार्टी को वोट देना है या इस व्यक्ति को वोट देना है, तो स्त्रियां भी वही वोट देगी, स्त्रियां भी, लेडीज भी वही वोट देगी। अभी भारत में अधिकतर यही पर्सनल है, 99% यही पर्सनल है। स्त्रियां जहाँ पे उनके हस्बैंड देते हैं वहीं वोट देते हैं, स्त्रियां अपने हिसाब से कभी वोट नहीं देती हैं। लेडीज देख लेना, आप अपने आसपास देख लेना, अपने घर में भी देख लेना, जब भी वोट हो हस्बैंड के या परिवार के मुखिया के कहने पे ही वोट दिया जाता है, मम्मी पापा के कहने पे या किसी हस्बैंड के कहने पे या सासू या ससुर जी के कहने पे, वही उनके कहने पे वोट दिया जाता है। तो स्त्रियों को इसी हिसाब से बेंथम कहता है कि वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, वोट देने का अधिकार केवल पुरुषों को होना चाहिए, क्योंकि इनकी वोट की वैल्यू तो वैसी ही नहीं है। ये जो कहते हैं वही वोट देते हैं, तो ये स्वतंत्र नहीं है वोट देने के लिए। लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल दोनों को वोट देने का अधिकार देता है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, बेंथम किन किन को वोट देने का अधिकार देता है? तो बेंथम केवल पुरुषों को देता है, लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल दोनों को वोट देने का अधिकार देता है, कि दोनों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तो ये चीजें भी ध्यान होनी चाहिए कि बेंथम दोनों को वोट देने का अधिकार देता है। कहता है कि महिलाओं को वोट देने का समर्थन करता है। कहता है कि पहले महिलाएं क्या थी, पहले महिलाएं केवल 4 दीवारी में ही रहती थी, लेकिन भारत में तो अभी भी रह रही है। ये लंदन की बात कर रहा है, ब्रिटेन की बात करता है, विकसित देश की बात करता है कि महिलाएं क्या घर की 4 दीवारी में ही रहती है, और महिलाओं की क्या जो दिमाग की क्षमता है, वो प्रतिभा है, उसका मुख्य कारण क्या है? महिलाओं की जो बौद्धिक क्षमता या प्रतिभा
महिलाओं में दिमाग की क्षमता या उसकी प्रतिभा की मेन कमी क्या है, कमी का क्या मुख्य कारण है, इनमें जो कमी है उसका मुख्य कारण जॉन स्टुअर्ट मिल ने ढूंढा तो ये पाया कि महिलाएं जब तक घर में रहेगी तो क्या होगा, तो ये अपनी बौद्धिक क्षमता या प्रतिभा का विकास नहीं कर सकती। क्या कहता है जॉन स्टुअर्ट मिल, कहता है कि महिलाओं में बौद्धिक क्षमता और प्रतिभा की कमी है। उसकी मुख्य वजह ये है, उसकी एक मुख्य कमी ये है कि महिलाएं क्या है, सदियों से सालों से क्या होती है, घर के अंदर रहती है। क्या रहती है, घर के अंदर रहती है। तो इसको क्या एक दासता का परिणाम होता है, दास की तरह जिंदगी बताती है, दासता का परिणाम है। महिलाएं पढ़ने लिखने में रुचि कम लेती है। अगर महिलाएं पढ़ लिख जाए और अपना विकास कर पाए तो क्या है, इस चीज़ों से मुक्त हो जाएगी। तो महिलाओं को, लेडीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना लिखना चाहिए और अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, ना कि अपने मम्मी पापा या हस्बैंड पे निर्भर रहना नहीं चाहिए। उनको अपने हिसाब से कार्य करना चाहिए, चाहे कोई सा भी कार्य हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में। तो इनकी बात करता है कि इससे महिलाओं को मुक्त होना चाहिए, अपनी इन चार दीवारों से मुक्त होना चाहिए, ना कि हमेशा घर में चूल्हा चौकी करना चाहिए। इसके बाद में ये कहता है कि कार्यों में अगर महिलाएं बाहर के कार्य में भाग नहीं लेगी तो विकास नहीं कर पाएगी। इसके बाद मेन इंपॉर्टेंट बात है जो चुनाव में, निर्वाचन में, ये जॉन स्टुअर्ट मिल क्या बताता है, ये बहुल मतदान प्रतिनिधि का समर्थन करता है। किसका, बहुल मतदान, याद रखना, किसका समर्थन करता है, बहुल मतदान। ये यहाँ पे लिख दो 100% एग्जाम में आएगा, लिख लो आप ये पॉइंट, तो एग्जाम में आएगा, चाहे छोटा क्वेश्चन बने चाहे बड़ा क्वेश्चन बने। बहुल मतदान या भारित मत प्रणाली, ये क्या होता है, ये चीज क्या होती है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने इसके बारे में क्या बताया, बहुल मतदान या भारित मत प्रणाली, इसके बारे में क्या बताया। क्या कहता है, जो शिक्षित लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं उनको, और जो पैसे वाले लोग हैं, संपत्तिशाली लोग हैं, शिक्षित लोग हैं और पैसे वाले लोग हैं, ये जो बहुल मतदान या भारित मत प्रणाली है, इसके यहाँ पे लिख लो 100% एग्जाम में आएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इसने कुछ अलग हटके ही बताया। जॉन स्टुअर्ट मिल ने जितने भी विचारक हुए आज तक उनसे अलग हटके बताया। ये इसमें से केवल दो लोगों को रखता है, जो पढ़े लिखे लोग और पैसे वाले लोग, शिक्षित लोग और संपत्तिशाली लोग। कहता है जो शिक्षित लोग हैं उनको क्या, कम से कम 1 और अधिक से अधिक 5, ध्यान से सुनना, अधिक से अधिक 5, कम से कम 1 और अधिक से अधिक 5 मत या वोट देने का अधिकार होना चाहिए, मत या वोट देने का अधिकार होना चाहिए। कैसे, जो शिक्षित लोग होते हैं और जो अनपढ़ लोग होते हैं उनमें रात दिन का फर्क होता है, और पैसे वाले और गरीब, इन्होंने असमानता की बात की, लेकिन कैसे ये बात सही है गलत है आप भी कुछ सोचना। जो शिक्षित लोग होते हैं वो मूर्ख लोग की ज़्यादा अपेक्षाकृत अच्छे होते हैं, अनपढ़ लोग से ज़्यादा अच्छे होते हैं। जो शिक्षित लोग हैं वो लड़ाई झगड़ा में विश्वास नहीं करते हैं, वो समाज की बातें देखते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं, आसपास का वातावरण देखते हैं। कभी अपने आसपास अभी भी देख लेना, जो शिक्षित लोग हैं हमेशा न्यूज़पेपर देखेंगे, अभी जो किसान आंदोलन चला उसके बारे में देखेंगे, गरीब लोगों के कल्याण की योजना कौन कौन सी उसके बारे में देखेंगे, जनता कैसे सरकार का समर्थन कर रही है, विरोध कर रही है, उसका कारण ढूंढेंगे। जो पैसे वाले लोग हैं ये भी इसी तरह से सोचते हैं। जो अनपढ़ लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, अपने हिसाब से ही सीमित रहते हैं, अपने हिसाब से ही सीमित रहते हैं, चाहे रोजी रोटी कमाओ सीमित है, उनको सरकार के कार्य से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने हिसाब से ही रहते हैं। जो अनपढ़ लोग हैं वो सरकार के कार्य से कोई मतलब नहीं रखते हैं, वो चुनाव आए वोट देके वापस आते हैं। क्या कहता है, जो शिक्षित लोग हैं उनको कम से कम 1 और अधिक से अधिक 5 वोट देने का अधिकार होना चाहिए। जो शिक्षित और संपत्तिशाली लोग कम से कम 1 और अधिक से अधिक 5,
ये चीज़ ध्यान से नोटिस करना। ये 1 और 5 क्या होते हैं? मान लो चुनाव हुआ, चुनाव होना चाहे राष्ट्रपति का हो चाहे प्रधानमंत्री का हो, किसी भी देश में बात हो, मान लो प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ, इसमें 3 लोग खड़े हुए, प्रधानमंत्री के चुनाव में 3 लोग खड़े हुए। ये कहता है जो शिक्षित लोग हैं, एक व्यक्ति को 5 वोट या 1 से 5 के बीच में अधिकार होना चाहिए। जो ज़्यादा पढ़ा लिखा हो उसको 5, थोड़ा कम 4 और कम पढ़ा लिखा हो तो 1। इस हिसाब से उनको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। जो ज़्यादा पढ़ा लिखा हो उसको एक व्यक्ति को 5 वोट देने का अधिकार होना चाहिए। मतलब एक व्यक्ति को 1 वोट नहीं, एक व्यक्ति एक साथ 5 वोट, अपना 5 वोट। और जो कम पढ़ा लिखा हो 4 और कम पढ़ा लिखा हो 3। तो इस हिसाब से एक व्यक्ति को एक साथ इतने वोट देने का अधिकार होना चाहिए। इसीलिए इसको बहुल, एक साथ बहुल या बहुत मतदान या भारित मत प्रणाली कहा जाता है। कि एक व्यक्ति को एक से ज्यादा वोट देने का अधिकार, एक व्यक्ति को एक से ज्यादा वोट देने का अधिकार। अगर इसको वोट देगा तो उसकी वोट की कीमत 5 होगी। एक साथ ऐसा मान लो उसने 5 लोगों का एक साथ वोट दिया हो। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। केवल शिक्षित और संपत्तिशाली, जो गरीब लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो कभी भी शासन की बुराई नहीं करते, न अच्छाई करते, उनको कोई मतलब नहीं सरकार कुछ भी करे। तो ये चीजें बताई उसने बहुल मतदान प्रणाली। इसके बाद में एक चीज और बताता है कि ये जो बेंथम था उसने किसकी गुप्त मतदान प्रणाली का समर्थन किया था। बेंथम ने किस प्रणाली का समर्थन किया था? गुप्त मतदान प्रणाली का। दोनों चीजें मैं एक साथ बता रहा हूँ। बेंथम को मैंने पढ़ा चुका हूँ लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। बेंथम ने किस प्रणाली का समर्थन किया था? बेंथम ने गुप्त मतदान प्रणाली का समर्थन किया था। किसका? बेंथम ने गुप्त मतदान प्रणाली का समर्थन किया था। लेकिन जो जॉन स्टुअर्ट मिल है ये कहता है कि गुप्त मतदान प्रणाली नहीं होनी चाहिए, हमेशा खुली मतदान प्रणाली होनी चाहिए। खुली मतदान प्रणाली होनी चाहिए। क्या होता है गुप्त और खुली मतदान प्रणाली? गुप्त तो ऐसे वोट जिसको किसी के बारे में पता नहीं चले। अगर मैंने वोट दिया है तो इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चले, वो होती है गुप्त मतदान प्रणाली। और खुली मतदान प्रणाली, अगर मैंने वोट दिया है, किसको दिया है, तो उसकी जानकारी सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं किसने किसको वोट दिया है, उसी समय पता चल जाएगा। या ऐसे तो सिर्फ इतना गुप्त यानी इसकी जानकारी किसी को नहीं हो किसने किस व्यक्ति को वोट दिया है। खुली मतदान, जिसने वोट दिया उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि किसने किसको वोट दिया। जॉन स्टुअर्ट मिल ने किसका समर्थन किया है? इसका समर्थन किया है। इसका क्या किया है? इसका विरोध किया है कि व्यक्ति को खुली मतदान प्रणाली का समर्थन करना चाहिए। क्योंकि जो वोट देते हैं एक ये पवित्र अधिकार है, लोगों का पवित्र अधिकार। जो वोट देने का क्या है? ये एक पवित्र अधिकार है। लोगों के पास ये वोट देने का एक पवित्र अधिकार है। अगर लोग पवित्र तरीके से अपने हिसाब से वोट देते हैं तो क्या होता है, ये अगर हम पवित्र तरीके से अगर हम मंदिर में जाते हैं तो सार्वजनिक पूजा करते हैं तो क्या कहते हैं, जो अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उसमें गुप्त क्यों रखा जाए, उसको खुला रखना चाहिए। क्या रखना चाह रहे हैं? उसको खुला रखना चाहिए। ये क्या है? जो पवित्र कार्य व्यक्ति अपनी बुद्धि के हिसाब से और समझदारी के हिसाब से कार्य करता है। जो पवित्र कार्य करता है वो अपनी बुद्धि व समझदारी के हिसाब से कार्य करता है। किसके हिसाब से? बुद्धि व समझदारी के हिसाब से ये कार्य करता है। जब व्यक्ति बुद्धि और समझदारी के हिसाब से कार्य करता है तो उसको चुपचाप क्यों करना चाहिए, उसको गुप्त मतदान प्रणाली में क्यों रखा जाना चाहिए। इसके बाद में जॉन स्टुअर्ट मिल और क्या क्या बातें बताता है। जॉन स्टुअर्ट मिल और क्या क्या बातें बताता है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। कहता है कि जो मत की गणना होती है, मतों की जो गणना होती है वो किस हिसाब से हो। अगर हम मतों की गणना करें, अगर वोट को गिनो तो किस हिसाब से हो, तो कहता है कि मतों की गणना, इसमें मतों की गणना भी होनी चाहिए और वजन भी होना चाहिए। ये चीज भी ध्यान रखना। इसमें वजन की बात की है, इसमें वोट कितना, इसमें वजन कितना है। ऐसा नहीं ये मैंने जाके किसी को वोट दिया तो इसका वोट 1 किलो का था, इसका 2 किलो, ऐसा नहीं। वजन के हिसाब से क्यों कहा, इसने वजन की बात क्यों की। कहता है कि मतों की गणना के साथ वजन भी होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी भी पार्टी से या किसी पार्टी से नहीं है, क्या होता है, जैसे मान लो
साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, किसी को भी आप जानते हो, किसी को भी आप जानते हो, कोई खिलाड़ी के बारे में जानते हो या राइटर के बारे में जानते हो। हम लेते हैं महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। ये वजन क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी के बारे में अपने गांव में से कितने लोग जानते हैं? महेंद्र सिंह धोनी को अपने गांव में से कितने लोग जानते हैं? तो आप अपने गांव में देखना कितने लोग जानते हैं, बहुत कम लोग जानेंगे। महेंद्र सिंह धोनी को गांव में कम जानेंगे। अगर हम तहसील में बात करेंगे, तहसील में भी, जिले में हम जितना बात करेंगे, महेंद्र सिंह धोनी भारत में एक बहुत विख्यात व्यक्ति है जो क्रिकेटर है। अगर इसको गांव में चुना जाए तो महेंद्र सिंह धोनी को गांव वाले वोट देंगे। तो गांव वाले अपने कार्य से मतलब रखते हैं, उनको खेल से कोई मतलब नहीं है। क्या व्यक्ति क्रिकेट खेल रहा है, चाहे कुछ भी खेले, कुछ भी खेले, इसको अगर गांव से खड़ा कर दिया जाए तो ये लोग इनको वोट नहीं देंगे, कम ही देंगे, कम ही देंगे। अगर इसको राज्य से, राजस्थान राज्य से खड़ा कर दिया जाए, इस व्यक्ति को राजस्थान राज्य से खड़ा कर दिया जाए और एक आम व्यक्ति को राजस्थान राज्य से खड़ा कर दिया जाए, तो क्या होगा, ये जो महेंद्र सिंह धोनी है, ये क्या होगा, ये जीत जाएगा किससे, राजस्थान राज्य से। लेकिन क्या होगा, ये यहाँ से नहीं जीत पाएगा किसी गांव से। तो इसका क्या होगा, इसकी वोट की वैल्यू, वोट की गणना ज्यादा कम हो गई और वजन ज्यादा हो गया। क्या हो गया, इसका वजन ज्यादा हो गया। तो क्या कहते हैं, जो महत्वपूर्ण लोग हैं, जो क्या करते हैं, ये राजनीति से दूर रहते हैं। क्या रहते हैं, ये लोग राजनीति से दूर रहते हैं, ना कभी राजनीति में आना चाहते हैं। ये अपने हिसाब से प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, राजनीति में ये लोग आना नहीं चाहते। तो इनको क्या होना चाहिए, इनकी मतों की गणना के हिसाब से इनका वजन भी होना चाहिए। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, जो जॉन स्टुअर्ट मिल मतों की गणना के साथ मतों की वजन की भी बात करता है। ये लोग क्या करते हैं, ना तो किसी पार्टी में से रखते हैं, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना किसी और पार्टी से ये संबंध रखते हैं, न ही ये क्या करते हैं, न ही किसी राजनीतिक दल से। और ये क्या होते हैं, इनका दिमाग बहुत ज़्यादा, ये बौद्धिक दृष्टि से योग्य होते हैं। ये क्या करते हैं, अच्छा लेखन व सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। इनके कार्य जो होते हैं, इनके कार्यों की वजह से ये गांव में कम प्रसिद्ध होते हैं, लेकिन अगर राज्य की बात करें तो राज्य में इसको, इन लोगों को बहुत जाना जाता है। इसीलिए इनकी वजन की गणना की जाती है। क्या, इनकी वजन की गणना की जाती है। एक चीज और, जो निर्वाचन प्रणाली जॉन स्टुअर्ट मिल, बेंथम क्या कहता है, बेंथम कहता है कि जो सदन होता है, संसद होता है, उसका केवल एक ही सदन होना चाहिए। मैंने आपको बेंथम पढ़ाया था, तो बेंथम क्या कहता है, बेंथम कहता है कि संसद का केवल एक ही सदन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संसद का केवल एक ही सदन होना चाहिए। लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल ये क्या कहता है कि संसद है, जो संसद होता है उसके क्या होने चाहिए, उसके दो सदन होने चाहिए, दो सदन होने चाहिए। जैसे भारत में लोकसभा और राज्यसभा है, क्या है, भारत में लोकसभा और राज्यसभा है, भारत में लोकसभा और राज्यसभा है। अगर हम केवल लोकसभा को रखें या राज्यसभा को रखें, इससे क्या होगा, इससे ये शासन प्रणाली सही नहीं रहेगी। दो सदन होंगे तो एक में बिल पारित हो गया तो दूसरे में जाएगा, अगर बिल में कमी होगी तो दूसरे सदन में जाएगा, तो उस बिल में संशोधन हो जाएगा। इसीलिए कहता है कि संसद में हमेशा दो सदन होने चाहिए, या द्विसदनात्मक की बात करता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि बेंथम ने संसद के कितने सदन बताए, संसद के एक सदन बताया जिसमें, और जॉन स्टुअर्ट मिल ने संसद के दो सदन बताए। अब जो शिक्षित व्यक्ति हैं और पैसे वाले लोग हैं, इनको क्या, इनके जो वोट की वैल्यू है, इनको क्या रखता है, इनको अधिक रखता है। क्या रखता है, इनके वोट की वैल्यू को अधिक रखता है। तो ये तो थी जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में, निर्वाचन से संबंधित विचारधारा, उसमें निर्वाचन से संबंधित कौन कौन से चीज बताई। ये चीज अपन को ध्यान में होनी चाहिए, ये पॉइंट अपन को ध्यान में होनी चाहिए। कल हम पढ़ेंगे इसकी आलोचना, जॉन स्टुअर्ट मिल ने, इनके बारे में जो अनेक लोग थे, अनेक विद्वान लोग थे, इन्होंने इसकी आलोचना किस प्रकार की है। कल का टॉपिक रहेगा हमारी
जॉन स्टुअर्ट मिल की आलोचना या इसकी क्या क्या कमियां थी उसके बारे में हमें अध्ययन करेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त।